नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन? प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये उनका तीसरा टर्म चल रहा है और पूरे 12 साल हो चुके हैं। 2029 में लोकसभा का चुनाव है। अब 2029 में जो चुनाव होगा उस वक्त क्या प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरे होंगे पीएम की कुर्सी के लिए, या फिर उनका कोई अगला वारिस आएगा? और वो वारिस कौन हो सकता है, वो दावेदार, वो उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? और इस लिस्ट में जो नाम है वो है एक योगी आदित्यनाथ और दूसरा देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस का जो लॉबी है वो कितना मजबूत है और योगी आदित्यनाथ का जो लॉबी है वो कितना मजबूत है, और इन दोनों लॉबी को तीसरा कौन सा लॉबी है जो सपोर्ट करेगा, ये एक अहम चर्चा का विषय है। और इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है उत्तराधिकारी कौन, योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस? जो अभी सोशल मीडिया पे जितने बड़े दिग्गज पत्रकार और सारे लोग लिखते और पढ़ते हैं उनके हिसाब से अभी जो बैलेंस बन रहा है वो जो है देवेंद्र फडणवीस को लेके काफी बन रहा है। उसके पीछे उनका भी तर्क अच्छा है जो वो दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि गुजरात लॉबी को जो है हमेशा से योगी आदित्यनाथ पसंद नहीं रहे हैं, और दूसरी बात कि देवेंद्र फडणवीस उनके काफी नजदीक हैं। तो आरएसएस जब भी कोई चीज विचार करता है तो वो बैलेंस उसकी अच्छी रहती है और वो 2 ऑप्शन देता है, उनमें से एक को कहता है कि आप चुन लीजिए। ठीक उसी तरह से जो है और आरएसएस ने इस बार जो है 2 नाम दिया है, एक देवेंद्र फडणवीस का और एक क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ का। तो अब ये गुजरात लॉबी यानी कि पीएम मोदी और इनको अब ये तय करना है कि वो किसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक चूंकि नागपुर से वो आते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा सौम्य युवा चेहरे हैं और अभी तक उनके ऊपर किसी भी तरह का दाग नहीं है, तो उनके बैकअप में है। और जिस तरह से अभी 3-4 दिनों से हल्ला चल रहा था कि रीसेफल होगा, ये बन गया है, प्रधानमंत्री कल जो है विदेश की दौरे पे जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान को वहां से आएंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। तो इसमें ये भी एक हल्ला चल रहा है कि उप प्रधानमंत्री बनाना चाहती है आरएसएस जो है देवेंद्र फडणवीस को। जो भी हो, धुआं उठता है, राजनीति है, सबके अपने आकलन है, इस तरह की बातें चल रही। तो जो मैं दर्शकों को बता रहा हूं तो उसके हिसाब से अगर ये है, लेकिन गुजरात लॉबी यानी मोदी और क्या कहते हैं कि अमित शाह ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो है उनसे सत्ता हट जाए, लेकिन चूंकि आरएसएस बैकअप कर रहा है तो वो उसी हिसाब से काम करना होगा। तो अगर ये बैलेंस बनता है और उप प्रधानमंत्री के पद पे जो है देवेंद्र फडणवीस आते हैं तो ये बहुत बड़ी राजनीति के लिए हलचल होगी। और ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि एक सम्मान एक बात जो कही जाती है अमीन जी कि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस बैकअप दे रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ का तो कोई संबंध है नहीं आरएसएस से। हाँ बिल्कुल, तो यही क्यों बैकअप देगा, जबकि फडणवीस का आरएसएस के वो स्वयं से वो रहे हैं। नहीं, मैं इसको समझाता हूं। बहुत पहले राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि राजनीति बड़ी क्रूर चीज होती है, इसमें बेइज्जती होना भी आपके ग्राफ को बढ़ाता है, और अगर आपका ग्राफ बढ़ रहा है तो भी अच्छा माना जाता है। ये चीजें आप ये तो देखिए कि पंजाब में हर नेता चन्नी हो, राजा वटिंग हो, या सब जो है आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली जो है कांग्रेस मस्त है, सब चुपचाप हैं, सब कर रहे हैं, सब धर रहे हैं। उसी तरह आप राजस्थान में देख लीजिए कि वो चलता है। उसी प्रकार आप ये देखिए कि बीजेपी में जो एक बैलेंस है, बैलेंस का खेल है। आरएसएस हमेशा से बैलेंस का और ऑप्शन का खेल खेलती है, जिसके पास ये ऑप्शन होता है और बैलेंस होता है। इसी तरह बीजेपी के अध्यक्ष को लेके भी ये एक तरह से करार हुआ था कि बीजेपी ने कांग्रेस क्या कहते हैं कि आरएसएस मोहन भागवत ने कह दिया था सीधे तौर से, बीएल संतोष जो संगठन का जो पुल का काम करते हैं, संगठन महासचिव, उनके हिसाब से वो एक कह दिया था कि या तो आप संगठन ले लीजिए या तो सरकार चला लीजिए। काफी हो हल्ला के बाद जो है सारी चीजें होने के बाद भी बैलेंस नहीं बन पाया और आखिर में समझौता हुआ कि नहीं, संगठन भी हमें को चलाने दीजिए, लेकिन आगे हम देखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार अब तो
नितिन नवीन आ गए हैं, नितिन नवीन की फोटो से वीडियो से क्या हैसियत है और मोदी और अमित शाह की क्या क्या उनके सामने तुलना है, आप देख सकते हैं। तो एक तरह से दोनों जो है अमित शाह और मोदी ही चला रहे हैं, संगठन भी चला रहे हैं और प्रशासन भी चला। लेकिन इस बार आरएसएस जो है बड़े सलीके से इनको फंसा लिया है। अगर उप प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो उप प्रधानमंत्री बनते हैं या केंद्र में या कोई भी चीजें हटती हैं तो ये माना जाएगा कि अब उनकी उम्र 75 साल हो गई है, उसके बाद 76 साल हो जाएगी, तो एक सम्मानजनक स्कोर में वो इस्तीफा लगा देंगे, फिर देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री बन जाएंगे। या एक तरह से प्रोसेस में चलता रहेगा और कोई और भी मैकेनिज्म आएगी। लेकिन अब ये तय है कि जो है आरएसएस जो है गुजरात लॉबी की बात मानने वाला नहीं है। अब उसको एक नया भविष्य चाहिए बीजेपी के लिए और वो भविष्य है देवेंद्र फडणवीस। चलिए, तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में आरएसएस जो है वो देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करेगा और अब आने वाले समय में पीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी की तरफ से कौन हकदार हो सकता है और किसे एज अ प्रधानमंत्री आगे बढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि अब प्रधानमंत्री के बाद कौन। ठीक ऐसा ही कहा जा रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ठीक ऐसा ही कहा जा रहा था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक ऐसा ही कहा जा रहा था राजीव गांधी के समय में। तो ये एक इतिहास, मतलब एक इसका इतिहास रहा है कि हमेशा से ये कहा जाता रहा है, लेकिन हमेशा से कोई ना कोई विकल्प रहा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन होगा पीएम, ये भी देखने वाली बात होगी। और 2029 में क्या राजनीतिक समीकरण में बहुत बदलाव आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी की तरफ से कौन पीएम का फेस हो सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।